ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तानी तारीख का वो स्याह बाब है जब जनरल टिक्का खान ने लाखों बंगालियों के हाथों से खून रंगे। इन पर बहुत से गैर इखलाकी इल्ज़ामात लगे और वो बिल्कुल एक फिल्मी मंजर था जब 3 ट्रक शेख मुजीब के घर की तरफ रवा दवा थे और रास्ते में आने वाली रुकावटों को रॉकेट लॉन्चरों के फायर से हटाया जा रहा था। जस्तजू में आज हम जनरल टिक्का खान की कहानी की दूसरी और आखिरी एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑपरेशन सर्च लाइट का बुनियादी मकसद क्या था और क्या ये मकसद हासिल कर लिया गया। इसी मिशन में शामिल जनरल खादिम हुसैन राजा की नज़र में क्यों ये एक वक्ती कामयाबी थी। ऑपरेशन सर्च लाइट में दरअसल कितने लोग मारे गए और जनरल नियाजी ने क्यों जनरल टिक्का खान को हलाकू और ढाका के वाक़यात को जलियांवाला बाग से तशबीह दी। इन सब मज़ालिम के बाद जनरल टिक्का खान किस गलत फहमी का शिकार थे और ढाका से जाते हुए उनकी आखिरी तकरीर के अल्फाज क्या थे। वो जनरल जिस पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा उसे अदालत की कटहरे में खड़ा करने की बजाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्यों आर्मी चीफ बना दिया। बतौर आर्मी चीफ कैसे भुट्टो के लिए यस मैन जनरल टिक्का खान ने अटक साजिश केस को नाकाम बनाकर वफादारों में एक अलग मकाम बना लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल टिक्का खान की वफात पर उन्हें किन अल्फाज में खिराजे अकीदत पेश किया और सबसे बढ़कर वो लम्हा जब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीब 1974 में लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका इस्तकबाल बुचर ऑफ बंगाल यानी जनरल टिक्का खान ने किया। A well-planned operation, not haphazard, running around like a madman, nothing will happen. I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. People died, not my fault. एक कोता ज़हन फौजी आमिर का ये बहुत बड़ा एहसान था कि उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमा शेख मुजीब की जान बख्श दी थी। अभी 3 माह कबल यानी दिसंबर 1970 के इंतखाबात में जिस शेख मुजीबुर रहमान ने कौमी असम्बली की 300 में से 160 नशिस्तें जीती थीं, लेकिन 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सर्च लाइट का बाकायदा आगाज हुआ तो इसका कोर टारगेट यही शेख मुजीबुर रहमान थे। जनरल याया ने जिस कैप्टन का जिक्र किया है उसका नाम ज़ाहिर आलम खान था, जो बाद में ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंचे और जेड के खान के नाम से जाने जाते हैं। मेजर बिलाल के साथ यही ज़ाहिर आलम 3 ट्रकों में 62 फौजियों की नफरी लेकर मुजीबुर रहमान के घर को फतह करने निकला तो बिल्कुल एक फिल्मी मंजर था। घर को मुजीब के सियासी वर्करों ने घेर रखा था, रास्तों पर मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी थी, मगर ये फौजी तेजी से शेख मुजीब की तरफ रवा दवा थे। ट्रकों पर जदीद असला थामे फौजी तैयार खड़े थे कि कोई भी ऐसी हरकत करे और वो फायर कर दें और रास्ते में आने वाली रुकावटों को रॉकेट लॉन्चर के फायर करके हटाया जा रहा था। इन्हीं ज़ाहिर आलम खान ने इस वाक़या के तकरीबन 27 साल के बाद इसका अहवाल अपनी किताब द वे इट वाज में कुछ यूं लिखा है। मेजर बिलाल और उनके साथियों ने शेख मुजीब के हमसाया मकान की दीवार फलांगी और वहां से मुजीब के घर में कूद गए। वहां कुछ लोग मौजूद थे जिनसे गोलियों का तबादला हुआ। दूसरे फौजी सामने से धावा बोलकर घर में दाखिल हो गए। घर में मौजूद एक आदमी मारा गया। शेख मुजीब के चौकीदार ने मज़ाहमत की तो उसे भी गोली मार दी गई। दूसरी मंजिल से किसी ने मेजर बिलाल के आदमियों पर फायर किया। उसके जवाब में एक सिपाही ने ग्रेनेड फेंक दिया और अपनी सब मशीन गनों का मुंह खोल दिया। ये शोर सुनकर कमरे के पीछे से शेख मुजीब की आवाज़ आई कि अगर उन्हें जमानत दी जाए कि उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा तो वो बाहर आने के लिए तैयार हैं। जमानत दिए जाने पर शेख मुजीब बाहर निकल आए। हवालदार मेजर खान वजीर ने उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। आप जनरल याया की सितम ज़रीफ़ी मुलाहजा फरमाएं कि शेख मुजीब को गिरफ्तार करके उसी इमारत में रखा गया
जिसमें कौमी असम्बली का इजलास होना था और जिसमें शेख मुजीब ने बतौर सरबराह मुमलिकत के हलफ उठाना था। और ये वही इजलास था जिसके बारे में भुट्टो ने कहा था कि मगरबी पाकिस्तान से जो भी इसमें शिरकत करेगा अवाम उसकी टांगें तोड़ देंगे। वो रात एक खूनी रात थी जब फौज असला लेकर निकली तो बंगाली भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मुकाबले पर आ गए, मगर लड़ाई में सिविलियन और आर्मी का क्या मुकाबला। पाक फौज पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ खड़ी थी। ढाका यूनिवर्सिटी हल्के से मुकाबले के बाद फतह कर ली गई। बंगाली पुलिस और फौजियों को गैर मुसल्ला करने के दौरान मगर कई जानें चली गई। ईस्ट बंगाल राइफल के कमांडिंग ऑफिसर दीगर बंगाली अफसरान के कत्ल के बाद चट्टागोंग पर कब्जा कर लिया गया। कई पुल तबाह कर दिए गए, हज़ारों जानें गई और आखिरकार अप्रैल के आखिर तक, जब तक ये ऑपरेशन सर्च लाइट मुकम्मल होता, तब तक एक ऐसा नुकसान हो चुका था जो पाकिस्तान दो लख करने के लिए काफ़ी था। तमाम लड़ने वाले बंगाली जंगलों में और जो नहित्ते बंगाली थे वो इंडिया जा चुके थे। शहर खाली हो चुके थे और मशरक़ी पाकिस्तान में अब बाकायदा तौर पर खाना जंगी का आगाज़ हो चुका था और इसके लिए सारी मेहरबानी फ़ौजी हुकूमत की थी। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड खादिम हुसैन राजा ने अपनी किताब अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री ईस्ट पाकिस्तान 1969-71 में ऑपरेशन सर्च लाइट को वक्ती कामयाबी बताया है। यही वजह है कि जैसूर सेक्टर की राजशाही और चोडिंगा के इलाकों में हमें शदीद नाकामियों का सामना करना पड़ा। फील्ड कमांडर्स ये बावर करने में नाकाम रहे थे कि वो सरकशी की सूरत से नबुर्द आज़मा है। बज़ाहिर उनके अज़हान में ये तसव्वुर रासिख था कि वो सिविल हुकूमत की मदद कर रहे हैं, जैसा कि वो 1-2 सालों से कर रहे थे और वो इसके आदी भी थे। ऑपरेशन सर्च लाइट में बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक 5 लाख से 30 लाख बंगाली जान से मारे गए, मगर जनरल टिग्गा ने इस तादाद को एक अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए 30,000 करार दिया था। लेकिन हम इस हवाले से सबसे मुस्तनद गवाही जनरल नियाज़ की बात को सुनते हैं, जो जनरल टिग्गा खान के फ़ौरन बाद मशरिकी पाकिस्तान के कमांडर बनकर ढाका पहुंचे थे। वो अपनी किताब द बैटरियल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में लिखते हैं, 25 और 26 मार्च 1971 की दरमियानी रात जनरल टिग्गा ने हमला किया। पुरअमन रात बैन, रोने और जलने में तब्दील हो गई। जनरल टिग्गा के इख्तियार में जो भी था उसने सब गंवा दिया। अपने गुमराह और बहके हुए लोगों के साथ मामला तय करने की बजाय उन पर दुश्मनों की तरह छापे मारने शुरू कर दिए। फौजी ऑपरेशन सख्त बेरहमी का मुजाहिरा था। चंगेज़ खान और हलाकू खान के बुखारा और बगदाद या जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल डायर के कत्लेआम से भी ज़्यादा बेरहम। शेख मुजीब कैद में था। मशरिकी पाकिस्तान की बगावत कुचली जा चुकी थी और शायद जनरल याया की नज़र में अब रावी चैन लिखता, लेकिन अब ज़रूरत थी मशरिकी पाकिस्तान में कमांड की तब्दीली का। यानी जनरल टिक्का से जो काम लेना था वो लिया जा चुका था। सो अब बड़बोले और दशनाम तराज जनरल नियाज़ी को ढाका भेज दिया गया। लेकिन मशरिकी पाकिस्तान में पाक फौज की कामयाबी वक्ती थी और मेजर जनरल रिटायर्ड खादिम हुसैन राजा का भी यही मानना था। लेकिन मुझे ये बताते हुए अफसोस होता है कि हमारी कामयाबियों की नौइयत आर्जी थी और हकीकी मसाइल जिनकी नौइयत सियासी थी को हल करने में हमारी ये फौजी पेश रफ्त मुअस्सर किरदार अदा करने में नाकाम रही थी। ये हल तलब सियासी मसाइल ही थे जिनकी बदौलत हम बतौर कौम तकसीम हो गए। मशरिकी पाकिस्तान में बंगालियों के बाद जनरल टिक्का के फौजी ऑपरेशन के बाद उन पर बहुत शदीद तनकीद शुरू हुई। आलमी मीडिया ने मशरिकी पाकिस्तान की ऐसी तस्वीर कुशी की, कई तस्वीर ऐसी अखबारात में छपी जिनमें मजालिम की इंतहा नज़र आई, तो जनरल टिक्का खान को बुचर ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। लेकिन जब जनरल नियाज़ी उनकी जगह तशरीफ़ लाए तो जनरल टिक्का कई रोज़ तक ये तस्लीम ही ना कर सके कि इतनी शानदार कारकर्दगी के बाद उन्हें हटाया भी जा सकता है, और वो अपनी अलविदाई तकरीर में हैरान और परेशान नजर आए। मेजर रिटायर्ड शाह नवाजुल हसन अपनी आप बीती असीरी से अमीरी तक में इस तकरीर के अल्फाज कुछ यूँ लिखते हैं, मुझे रावलपिंडी बुलाकर नई जिम्मेदारियां संभालने का हुक्म दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है, मगर सदर पाकिस्तान के फैसले पर तबसरा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मुझे अफसोस है
कि आपको मंझधार में छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि जो काम मेरे सुपुर्द किया गया था उसे पाया तकमील तक पहुँचा कर जाऊँ, मगर बड़ों की मर्जी कुछ और है। जनरल नियाज़ी बड़े तजर्बाकार हैं, वो आपकी मुनासिब रहनुमाई फरमाएंगे। मगर जनरल नियाज़ी सारी सूरत हाल से मुत्तफिक नहीं थे। उनके ख्याल के मुताबिक जनरल टिक्का ने उन्हें गैर मुनज़्ज़म फ़ौज और मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसा माहौल दिया था कि अब हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। वो अपनी किताब द बेट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में लिखते हैं, उस वक्त हालत ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में हमारी छावनियों का आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता था। सरहदों पर मुक्ति बाहिनी का राज था। जनरल टिक्का की बेरहमाना कार्रवाइयों की वजह से हम अपने ही मुल्क में अजनबी बन चुके थे। जनरल टिक्का खान मगरबी पाकिस्तान वापस बुलाए जाने पर अफसुर्दा थे, लेकिन शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जो कारनामे वो कर रहे हैं इसके बाद अब पाकिस्तान का दो लफ्त होना नविश्ता दीवार बन चुका है। उनके कारनामों का खमियाजा और चंद अपने मजीद कारनामों की वजह से जनरल नियाज़ी को पलटन मैदान में सरेंडर की अवामी तकरीब में शिरकत करना पड़ेगी। जनरल टिक्का वापस मगरबी पाकिस्तान पहुंचे तो जल्द ही उन्हें ये इत्तला मिल गई कि पाकिस्तान दो लफ्त हो चुका है। मालूम नहीं वो पछतावे का शिकार हुए या नहीं, मगर अब उनके लिए कुछ नए टास्क मुंतज़िर थे। होना तो ये चाहिए था कि सानह मशरक़ी पाकिस्तान में मुलविस तमाम किरदारों का एहतसाब किया जाता, लेकिन किसी एक भी सियासी जर्नैल को इसके किए की सज़ा ना मिल सकी। सब ने शानदार जिंदगियां गुजार कर जाने आफरीन के सपुर्द की और पूरे इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफनाए गए। बांग्लादेश बन गया तो भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो उन्हें तलाश थी एक यस मैन की, और जनरल टिक्का से बड़ा यस मैन उन्हें कहाँ मिल सकता था जो ऑर्डर पर अनगिनत लोगों को कत्ल कर सकता हो। उससे बड़ा यस मैन पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं था। सो मुबशर हसन ने सरकारी सेस्ना तैयारा निकाला और उकाड़ा में जाकर जनरल टिक्का को ये खुशखबरी सुनाई कि आपको पाक फौज का नया सरबराह बनाया जा रहा है। वो जनरल जिसका एहतसाब होना चाहिए था उसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए 3 मार्च 1972 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया और 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की भी दे दी। सिविल मार्शल का दौर ख़त्म हुआ तो जनरल टिक्का खान पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और वो बर्री फ़ौज के 7वें सरबराह थे। मगर वो कैसे आर्मी चीफ थे और उन्हें इस ओहदे के लिए क्यों चुना गया, इसका अहवाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ओरियाना फ्लैशी को अपने तारीखी इंटरव्यू में कुछ यूँ बयान किया है। टिक्का खान ने मशरक़ी पाकिस्तान में वही किया जिसका उन्हें हुक्म मिला था, चाहे वो दिल में इस हुक्म की तायीद ना करते हैं, और मैंने उन्हें इसलिए चुना कि मुझे ये पता है कि वो मेरे अहकामात भी उसी डिसिप्लिन के साथ मानेंगे। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। सानह मशरक़ी पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी अवाम का रो रो कर बुरा हाल था। इस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर लोग आज भी पाकिस्तान दो लफ्त होने के जिक्र पर आबदीदा हो जाते हैं। मुल्की फ़िज़ा प्रोपेगेंडे का शिकार थी। बिकाऊ पाकिस्तानी मीडिया इसमें पूरा किरदार अदा कर रहा था और ये मंजन बेचा जा रहा था कि सानह मशरक़ी पाकिस्तान के जितने ज़िम्मेदार सियासी जर्नैल हैं इतने ही पाकिस्तानी सियासतदान भी। ऐसे माहौल में जनरल टिक्का खान ज़रूर कपड़े झाड़ कर इस गर्द से निकल आए थे। वो बड़ी फ़ौज के सरबराह बन चुके थे, मगर उनकी इज्जत अभी बहाल नहीं हुई थी। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी और आखिरकार उन्हें कैसा मौका हाथ आ ही गया, और वो मौका था अटक साजिश केस। ये दरअसल फ़ौज में बगावत का एक मंसूबा था जिसमें साबिक ब्रिगेडियर FB मलिक, स्क्वाड्रन लीडर गौस, आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के कज़न मेजर फारूक अवान जंजुआ 1971 की जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारतीय कैद से फरार होकर पाकिस्तान आने वाले मेजर राजा नादिर परवेज़, 1965 की जंग के फौजी हीरो मेजर जनरल अख्तर अली मलिक के साहबजादे मेजर सईद अख्तर मलिक और दीगर कई सियासी फौजी शामिल थे। अब पाकिस्तान के सियासी फौजियों की जहनीत का अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें ज़रा सी अहमियत मिलती है तो ये पाकिस्तान के हालात बदलने की जिम्मेदारी अपने नाजुक तरीन कंधों पर महसूस करते हैं।
राजा नादिर परवेज एक शर्मनाक शिकस्त के बाद भारतीय कैद से पाकिस्तान पहुंचे, यानी उनका ये कारनामा था कि उन्होंने भारतीय कैद से आज़ादी हासिल की और फरार होकर पाकिस्तान पहुंचे। तो एक हारी हुई कौम ने इसे भी गनीमत जाना और इसका जश्न शुरू हो गया। नादिर परवेज को हाथों हाथ लिया गया तो उन्होंने खुद को हीरो समझ लिया और ये फैसला कर लिया क्योंकि वो भारत की कैद से भागकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो वो ही हैं जो अब पाकिस्तान के हालात भी संवारेंगे। ब्रिगेडियर FB अली का ये कारनामा था कि उन्होंने जनरल याहिया को ये एहसास दिलाया था कि अब उन्हें घर जाना चाहिए और फिर उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब वो खुद पाकिस्तान को दुनिया की सुपर पावर बनाएंगे। मेजर सईद अख्तर मलिक शायद इसी साजिश का हिस्सा बने कि उनके वालिद मेजर जनरल अख्तर मलिक के बारे में कहा जाता है कि वो 1965 की जंग में अखनौर को फतह करने के करीब थे और अगर इसी तरह आगे बढ़ते तो कश्मीर भी पाकिस्तान के कब्जे में आ सकता था। लेकिन क्योंकि वो एक कादियानी थे तो उनका हीरो बनना जनरल अयूब और दीगर फौजी क़यादत को सूट नहीं करता था और इसीलिए एक जीते हुए महाज से उन्हें हटाकर जनरल याहिया को जंग के दौरान कमांड सौंप दी गई। खैर जो भी वजह हो, लेकिन सियासी जर्नलों के खब्ते अजमत और अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान को दुनिया की सुपर पावर बनाने की ख्वाहिश का अंजाम आज हम वतन अजीज़ के मौजूदा हालात से देख ही सकते हैं। लेकिन 1973 में अटक साजिश केस ही वो मौका था जिसने जनरल टिक्का को एक बार फिर मजबूत कर दिया। मंसूबा था कि भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और उन्हीं के सिविलियन डिक्टेटरशिप के आइडिया को मुस्तार लेते हुए एक जमहूरी हुकूमत कायम की जाए। इस साजिशी ग्रुप से मगर ये गलती हुई कि उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी इस मंसूबे में शामिल करने की कोशिश की और जब लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक रफ़ी को इस साजिश से आगाह किया गया तो उन्होंने ये सारा मंसूबा जाकर उस वक्त के बड़ी फौज के सरबराह जनरल टिक्का के सामने खोल दिया। ये भी कहा जाता है कि जनरल टिक्का खान को उनके एक अजीज अहमद कमाल से इस साजिश की खबर मिली। खैर जनरल टिक्का ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज किया, ISI को एक्टिव किया, जूनियर अफसरान को इस साजिशी ग्रुप में शामिल करवाया और जब 24 मार्च 1973 को एक शादी के फंक्शन में गुजरावाला में इस बगावत की मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग में जनरल टिक्का के कई जासूस भी शामिल थे। शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं, अपने दायरे को बढ़ाने के अमल में ग्रुप में मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल हो गए। ग्रुप के एक रुकन लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक रफ़ी ने आला फौजी हुकाम के सामने ये राज उगल दिया। ISI के जरिए टिक्का खान ने रफ़ी की पीठ थपथपाई कि वो बागियों के गिरोह में शिरकत जारी रखें। मीटिंग के दौरान सियासी फौजियों को इस बात का एहसास हो गया कि राज फाश हो चुका है। कुछ तजावीज़ आई कि उनका राज फाश हो चुका है तो अब उन्हें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए और इस मंसूबे को कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर देना चाहिए। मगर मुत्तफ़िका फ़ैसला ये निकला कि चाहे कुछ भी हो इस बगावत को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। मगर फिर टिक्का खान ने इस बगावत से पहले ही 30 मार्च 1973 को इसके तमाम मरकज़ी किरदारों को ड्रामाई अंदाज में मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार करवा लिया। अटक साजिश केस दरअसल जनरल टिक्का खान के लिए एक मोराल बूस्टर साबित हुआ, बल्कि इसके साथ साथ वो भुट्टो ख़ानदान के मज़ीद करीबी वफ़ादारों में शामिल हो गए। तारीख़ का जबर देखें कि जब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो आगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। 29 फरवरी 1975 को उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को उनकी जगह आर्मी चीफ बना दिया और जनरल टिक्का जैसे यस मैन और हर किस्म के अहकामात को मानने वाले साबिका जर्नैल को ये ऑफ़र की गई कि वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं और उन्होंने ऐसा ही किया। भुट्टो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वज़ीर दिफा बना दिया। जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल आया तो जनरल टिक्का खान ने इस मुश्किल वक्त में भुट्टो ख़ानदान का साथ देना जारी रखा। हाँ, वो बहुत से ज़रूरत के लम्हात में गायब भी रहे, लेकिन वो सियासत इसी प्लेटफॉर्म से करते रहे। भुट्टो ख़ानदान ने उन्हें पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। वो कई बार गिरफ्तार हुए और जनरल ज़िया के अताब का शिकार भी रहे, मगर वो पीपल्स पार्टी के साथ वफादार रहे। जनरल ज़ियाउल हक के दौरे पूरा शौक का ख़ात्मा हुआ
तो 1988 के इंतखाबात में जनरल टिक्का ने पीपल्स पार्टी की टिकट पर रावलपिंडी से इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक बड़े मार्जिन से शेख रशीद अहमद से शिकस्त हासिल की, मगर इसके बावजूद उन्हें 9 दिसंबर 1988 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गवर्नर पंजाब बना दिया। 28 मार्च 2002 को जनरल टिक्का खान का इंतकाल हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो ने ताज़ियती अल्फाज में कहा वो मुल्क के आला तरीन ओहदों पर सख्त मेहनत और कानून की हुक्मरानी के सबब पहुँचे। सानहा मशरिकी पाकिस्तान के तनाजुर में जनरल टिक्का खान के बाद पाकिस्तान को दो लख्त करने की जिम्मेदारी जनरल नियाज़ी के नाजुक कंधों पर आ चुकी थी। अगर आप इस दास्तान खून चुका को मज़ीद सुनने का हौसला रखते हैं तो आप जनरल नियाज़ी और सकूत ढाका की कहानी इस लिंक पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं।